Students, welcome to Rodi's channel. This is the second part of the video of collective investment scheme. We were basically done like collective investment scheme किसको बोलते हैं 11AA के हिसाब से 1 2 3 ये सब आप पार्ट 1 में देख सकते हो. Today we gonna do the procedure for launching of CIS. तो बेसिकली हम देखेंगे आज प्रोसीजर क्या होता है अगर आपको CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है वो देख रहे हैं. तो पहली बात वो बोल रहा है कि नो CIS शेल बी लॉन्च बाय CIMC. पहली बात तो CIS को लॉन्च कौन करेगा, तो CIMC वो क्या होता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, वही लॉन्च करता है CIS को. तो वो बोल रहा है कि नो CIS शेल बी लॉन्च बाय द CIMC अनलेस. कब तक लॉन्च आप नहीं कर सकते हो CIS को, पहली चीज़ कि आपने जो CIS है, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वो अप्रूव्ड बाय है किसके, ट्रस्टी उसको अप्रूव करना चाहिए. ट्रस्टी कौन होता है वो हम लोग डीप में देखेंगे पार्ट 3 में. रेटिंग हैज़ बिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, जैसे क्रिसिल लाइक्रा, इससे आप रेटिंग ले लो. आप जब तक रेटिंग नहीं लेते आप स्कीम को लॉन्च ही नहीं कर सकते हो. ये 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल है कि पहली चीज़ आपको ट्रस्टी से आपको अप्रूवल लेना है, सेकेंडली आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना है, थर्ड कि CIS इज़ अप्रेज्ड बाय एन अप्रेजिंग अथॉरिटी. बेसिकली CIS में एक अप्रेजिंग अथॉरिटी होती है, अगर उसने अप्रेज नहीं किया स्कीम को तो आप स्कीम लॉन्च ही नहीं कर सकते हो. तो ये 3 सबसे मेन क्राइटेरिया हो जाता है पहले कि अप्रूव्ड बाय ट्रस्टी होना चाहिए. ट्रस्टी कौन होता है वो हम पार्ट 3 में देखेंगे. रेटिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आप रेटिंग जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दे रही है, और अप्रेज्ड बाय अप्रेजिंग अथॉरिटी है. इसके बाद क्या बोल रहा है, आप लॉन्च कर रहे हो CIMC को तो आप इस तरह से लॉन्च कर सकते हो इन द फॉलोइंग मैनर. पहला चीज़ बोल रहा है कि आप जो CIS जो स्कीम आप लॉन्च कर रहे हो, इट शैल बी क्लोज एंडेड इन नेचर. क्लोज एंडेड किसको बोलते हैं, जिसका मेच्योरिटी फिक्स होता है. तो मीन्स क्या बोला है, मेच्योरिटी ऑफ CIS इज स्पेसिफाइड, या फिर रीपर्चेज का कोई प्रोविजन आपने नहीं दिया है बिफोर द मेच्योरिटी. मतलब ये कि जब तक मेच्योरिटी नहीं जब तक मेच्योरिटी नहीं हो जाती ना तो आप खरीद सकते हो ना आप बेच सकते हो. मेच्योरिटी पे ही बात करेंगे जो बात करनी है. तो कैसा बोला पहले कि क्लोज एंडेड वाले, क्लोज एंडेड भी मोस्टली लिक्विड होता है. पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड में क्या होता है, आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी खरीदो, कभी भी बेचो, नॉट एन इश्यू एट ऑल. क्लोज एंडेड में क्या होता है, आप मेच्योरिटी पे ही बेच सकते हो एक बार खरीदने के बाद. सेकेंड बोल रहा है CIS ड्यूरेशन नॉट लेस देन 3 कैलेंडर ईयर्स. आपका जो स्कीम है उसका जो ड्यूरेशन है, आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो, आपका ड्यूरेशन 3 कैलेंडर ईयर से कम हो ही नहीं सकता. हो रहा है तो आप लॉन्च नहीं कर सकते. दो चीज़ें कॉन्ट्राविन नहीं हो सकती. एडिक्वेट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर CIS, आपने जो स्कीम लॉन्च की उसके लिए आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखनी पड़ेगी. तो ये सब बेसिक प्रोविजन है कि ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉन्च नहीं कर सकते. चीज़ बोल रहा है क्लोज एंडेड करो, बोल रहा है एडिक्वेट इंश्योरेंस लेके रखो, तो ये सब बहुत एसेंशियल है, ये सब आपको लेना ही पड़ेगा. गारंटीड रिटर्न्स आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, हावेवर आप एक इंडिकेटिव रिटर्न्स बोल सकते हो. सो इंडिकेटिव रिटर्न्स कैन बी प्रोवाइडेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट. आप जो ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसमें इंडिकेटिव रिटर्न्स जो है वो आप बता सकते हो. हावेवर प्रोवाइडेड इट इज़ असेस्ड बाय, जो आप इंडिकेटिव रिटर्न दे रहे हो ना वो असेस्ड बाय किसके, अप्रेजिंग अथॉरिटी एंड एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. मतलब आप बोल रहे हो कि गारंटीड इतना तो मिलना ही मिलना है, नहीं मिल सकता है. इंडिकेटिव रिटर्न्स आप बता सकते हो, कौन अप्रेज करे, असेस करेगा उसको, अप्रेजिंग अथॉरिटी, प्रोवाइडेड एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज मॉनेटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स. मॉनेटरी टर्म्स इज व्हाट, पैसों में बता रहे हो आप. डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट, आप अच्छा नाउ दिस इज वेरी एसेंशियल. ये बता रहा है आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना है ऑफर डॉक्यूमेंट में. सबसे पहले कौन ऑफर डॉक्यूमेंट देगा, किसको देगा, तो CIMC कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी हूँ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी. तो CIMC क्या करेगी, ऑफर डॉक्यूमेंट देगी, फीस देगी, किसको देगी, सेबी को. जो ऑफर डॉक्यूमेंट है इट शैल कंटेन, क्या ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना आप, क्या रहेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में, ज़रा खुद से सोचो ना. तो बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 6. बेसिकली हर एक शेड्यूल में अपने अपने इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो चीज़ याद करने वाली नहीं है. आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे शेड्यूल 6 चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. एटलीस्ट यू कैन राइट दैट ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन इन्फॉर्म एज स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट. प्लस ऑफर डॉक्यूमेंट ट्रू एंड फेयर इन्फो देना चाहिए. मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपका ऑफर डॉक्यूमेंट ही दे रहा है तो कल ना आज ना कल तो आपका स्कीम ही बंद हो जाना है. अब सेबी क्या करेगा, सेबी को कुछ चीज़ें गलत लगी कि यार इसके ऑफर डॉक्यूमेंट में ना कुछ तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. तो अगर कोई भी मॉडिफिकेशन है सेबी को विद इन 21 डेज में ही देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट. और
अगर कोई मॉडिफिकेशन अभी नहीं दे रहा है विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट बाय CIMC, तो CIMC ऑफर डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक को इशू कर देगा। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या समझ में आया आपको कि CIMC ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहा है, फीस दे रहा है, किसको दे रहा है, सेबी को दे रहा है। ऑफर डॉक्यूमेंट Schedule 6 के हिसाब से होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। सेबी जो है मे सजेस्ट एनी मॉडिफिकेशन बताना है विद इन 21 days बताओ, नहीं बता रहे हो तो विद इन 21 days जैसे ही खत्म हो हम पब्लिक इशू कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? CIMC। ठीक है, अब वो बोल रहा है एडवर्टाइजिंग मटेरियल। अच्छा, एडवर्टाइजिंग में क्या आप कुछ भी लिख दोगे? मैं तो गारंटीड रिटर्न दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, फलाना ढिमका, नहीं लिख सकते हो ना यार आप। आपका एडवर्टाइजमेंट कोड भी कैसा होना चाहिए? Schedule 7 के हिसाब से होना चाहिए। अगेन याद कर सकते हो तो Schedule 7 लिख सकते हो, नहीं याद है नॉट एन इशू। एज पर एडवर्टाइजमेंट कोड भी लिखा अंडर द एक्ट चलेगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफ CIS शेल डिस्क्लोज। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ऑफ CIS क्या डिस्क्लोज करेगा? पहला चीज़ कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट आप हमसे मांग रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, द मेथड एंड पीरियोडिसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ CIS प्रॉपर्टी। जो CIS प्रॉपर्टी है उसका मेथड कौन सा है, वैल्यूएशन मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ वैल्यूएशन जो कर रहे हो आप, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। समझ में आया क्या? ये द मेथड एंड पीरियोडिसिटी ऑफ वैल्यूएशन, मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ CIS प्रॉपर्टी। फिर ये बोल रहा है अप्रेजिंग एजेंसी ना। अप्रेजिंग एजेंसी क्या होती है? तो ऑफर डॉक्यूमेंट शेल कंटेन, पहली बात तो अप्रेजिंग अथॉरिटी एक रिटर्न कंसेंट में देगी क्या? ऑफर डॉक्यूमेंट में एक रिपोर्ट बनाएगी अप्रेजिंग अथॉरिटी अपना, वो ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न होना चाहिए, दैट इज अटैच्ड होना चाहिए। देन अप्रेजिंग अथॉरिटी शेल बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी, अगर कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है जो अप्रेजिंग एजेंसी के रिपोर्ट में है, तो कौन लाइबल होगा? सिंपल सी चीज़ है, अप्रेजल अथॉरिटी ही होगी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? पहला चीज़ बोल रहा है कि ऑफर डॉक्यूमेंट शेल नॉट कंटेन, पहली बात तो आप मिसलीडिंग डालो मत। दूसरी चीज़, अगर आप डाल रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डायरेक्टर ऑफ CIMC एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। जब जो टाइम पे ऑफर डॉक्यूमेंट इशू हो रहा था उस टाइम पे CIMC का जो भी डायरेक्टर होगा वो लाइबल होगा। सेकेंड बोल रहा है हु हैज़ इशूड ऑफर डॉक्यूमेंट शेल बी पनिशेबल अनलेस द, मतलब जिसने भी ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया है वो पनिशेबल होगा अनलेस वो अपना इनोसेंस प्रूव कर रहा है, अनलेस वो प्रूव कर रहा है दैट द स्टेटमेंट वॉज इमटेरियल एंड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वॉज ट्रू एट द टाइम ऑफ इशू। मतलब उस टाइम पे वो स्टेटमेंट राइट था, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, या तो वो स्टेटमेंट इमटेरियल था, वो प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ऑफर पीरियड, आप सब्सक्रिप्शन कितने दिन के लिए दे सकते हो? नॉर्मली अपने पब्लिकेशन में क्या होता है 3 दिन का होता है, बट यहाँ पे 90 डेज का है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट 90 डेज तक इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके स्कीम में। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स एंड रिफंड ऑफ मनी में क्या बोल रहा है कि CIMC शेल स्पेसिफाई इन ऑफर डॉक्यूमेंट। अच्छा, ऑफर डॉक्यूमेंट में आप ये बताओ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, मिनिमम 90% होना चाहिए वो इसके हिसाब से या नहीं, तो आप एटलीस्ट स्पेसिफाई करो ऑफर डॉक्यूमेंट में। ठीक है। सेकेंड बोल रहा है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट एंड ऑफ अगर आपका ओवर सब्सक्राइब हो जा रहा है तो कौन से प्रोसेस से, कौन से मेथड से आप अलॉट करोगे शेयर यूनिट्स इन द केस ऑफ व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, रिफंड कब मिलेगा? रिफंड मिलेगा अगर विद इन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जैसे ही 90 डेज वाला वो जो पॉइंट था, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको यूनिट भी दे देना है, किसको? यूनिट होल्डर को, और विद इन 6 वीक्स आपको क्या करना है? आपको रिफंड भी कर देना है। नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो लगने ही वाला है 15% पर एनम, तो वो भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। उसके बाद पेनल्टी लगेगी, वो अलग। तो ये पेनल प्रोविजन में भी आएगा, मैं पेनल प्रोविजन पढ़ाऊंगी आपको अभी। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स में क्या बोल रहा है? अगर आपका फिजिकल है, मैंने वही चीज़ बोली, यूनिट होल्डर को 6 वीक्स के अंदर दे दो। इलेक्ट्रॉनिक है, T+2 सेटलमेंट जैसे हम करते हैं नॉर्मली, डिपॉजिटरी करता है वैसे हो गया। लिस्टिंग ऑफ CIS में क्या बोल रहा है कि ये भी वही 6 वीक वाला पॉइंट है कि जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है विद इन 6 वीक्स आपको लिस्ट कराना पड़ेगा स्कीम को। नाउ मनी टू बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, जो भी इन्वेस्टर्स आपको पैसे दे रहे हैं वो आपको यूटिलाइज करना है इन अ वे व्हाट?
आप एडजस्ट करोगे उसको अलॉटमेंट के लिए ओनली आफ्टर द ट्रस्टी, मतलब आप अलॉट कर सकते हो शेयर्स, बट कभी यूनिट, सॉरी, कभी जब आपको स्टेटमेंट मिल रहा है किससे, आरटी और एसटीए से, दैट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन अचीव्ड, एंड अगर रिफंड करना पड़े, आप किस लिए यूटिलाइज कर सकते हो, आप रिफंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो भी आप रिफंड के लिए उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। बट क्या, जब भी आपको आरटीए एंड एसटीए कंफर्म करता है कि भाई आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। The minimum subscription amount cannot be less than amount stated by an appraising agency needed for completion। ठीक है, मिनिमम अमाउंट आपको एजेंसी कुछ बता रही है कि इतना तो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, आप उससे कम तो नहीं यूज़ कर सकते। द मनी शैल ओनली बी यूटिलाइज फॉर स्कीम एज पर ओडी ऑफर डॉक्यूमेंट में जिस हिसाब से आपने लिखा है उस हिसाब से आप यूटिलाइज करो। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो उसका क्या करना है वो भी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। पेनल प्रोविजंस में आपको बताई थी वो यहाँ पर है।